हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बीकॉम थर्ड ईयर की बुक ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर अनुपात विश्लेषण का क्वेश्चन नंबर ऐड करेंगे। क्वेश्चन में मार्च 2017 का बैलेंस शीट व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 3 लाख और सरप्लस 2 लाख के हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज नील है और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स 2 लाख के। तो इस प्रकार जो टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है वो 12 लाख की। असेट्स में नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स 6 लाख का है और करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज या स्टॉक 2 लाख की, ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स 3 लाख के और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 1 लाख के। तो जो टोटल असेट्स है वो है 12 लाख की। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या टोटल सेल्स है 16 लाख की और अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स है 25,000 की। तो जो टोटल रेवेन्यू है वो है 16,25,000। तो टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम है 16,25,000। और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, जिसमें परचेज ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक है, मटेरियल है 10,60,000 के और ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक है 1 लाख का और क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक है 2 लाख के। तो जो और अदर एक्सपेंसेज में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है 3,20,000 के। तो टोटल एक्सपेंसेज है 12,80,000 और टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम थी 16,25,000। तो 16,25,000 में से 12,80,000 को लेस करने पर जो ये 3,45,000 आते हैं वो नेट प्रॉफिट होगा। तो हमें बैलेंस शीट की मदों और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की मदों से चालू अनुपात या करंट रेशियो, सेकंड है तरल अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो, परिचालन अनुपात या ऑपरेटिंग रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कुल संपत्तियों पर प्रत्याय रिटर्न ऑन टोटल असेट्स और नेक्स्ट है स्वामियों के कोषों पर प्रत्याय रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, देनदार वसूली अवधि डेटर्स कलेक्शन पीरियड और लेनदार वसूली अवधि या क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को ज्ञात करना है। तो अब हम चालू अनुपात या करंट रेशियो को ज्ञात करेंगे। तो ये जो चालू अनुपात होते हैं, जिसमें चालू अनुपात, तरल अनुपात व पूर्ण तरलता अनुपात होते हैं, इन्हें चिट्ठा अनुपातों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये चिट्ठे की मदों से ही ज्ञात किए जाते हैं। तो चालू अनुपात या करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। अब करंट असेट्स देखेंगे बैलेंस शीट से, जिसमें इन्वेंट्रीज या स्टॉक है 2 लाख की, ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स है 3 लाख और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 1 लाख। तो 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, तो टोटल करंट असेट्स है 6 लाख की। और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 2 लाख। तो अब करंट असेट्स से करंट रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। करंट असेट्स में 2 लाख स्टॉक था और 3 लाख के डेटर्स थे और 1 लाख कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स थे। तो इस प्रकार जो टोटल करंट असेट्स था वो 6 लाख का और करंट लायबिलिटीज 2 लाख की। तो 6 लाख बटे 2 लाख करने पर जो 3:1 आता है वो चालू अनुपात या करंट रेशियो होगा। अब करंट रेशियो ज्ञात करने के बाद में जो नेक्स्ट अनुपात ज्ञात करना है वो तरल अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो लिक्विड असेट्स से या क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है। क्विक असेट्स को ज्ञात करने के लिए करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं। तो करंट असेट्स थी हमारे पास 6 लाख की, जिसमें इन्वेंट्रीज या स्टॉक है 2 लाख। तो 6 लाख में से 2 लाख को लेस करने पर जो 4 लाख आएंगे वो क्विक असेट्स होंगे और करंट लायबिलिटीज है 2 लाख की। तो लिक्विडिटी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज और क्विक असेट्स करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, ओनली स्टॉक या इन्वेंट्री है वो है 2 लाख की और टोटल करंट असेट्स 6 लाख की थी। तो 6 लाख माइनस 2 लाख करने पर जो ये 4 लाख आते हैं वो क्विक असेट्स होंगी और करंट लायबिलिटीज थी 2 लाख की। तो 4 लाख बटे 2 लाख करने पर जो 2:1 आएगा वो क्विक असेट्स होगा। अब
तरल अनुपात ज्ञात करने के बाद में जो थर्ड रेशो में ज्ञात करना है वो परिचालन अनुपात या ऑपरेटिंग रेशो ज्ञात करना है। ऑपरेटिंग रेशो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 होता है। अब हमें नेट सेल्स देखनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या टोटल सेल्स दी हुई है 16 लाख की। इसमें सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो टोटल सेल्स को ही नेट सेल्स मानेंगे। यदि सेल्स रिटर्न होता तो टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करने के बाद में जो बचता वो नेट सेल्स होता, और सेल्स रिटर्न है नहीं तो 16 लाख या टोटल सेल्स को ही सेल्स रिटर्न मानेंगे। और ऑपरेटिंग कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को ऐड कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है 3,20,000 के और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 1 लाख का, और परचेज ऑफ इन्वेंट्री भी है 10,60,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख का। डायरेक्ट एक्सपेंसेज है नहीं तो 1 लाख प्लस 10,60,000 माइनस 2 लाख करने पर जो ये 9,60,000 आता है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऐड करने के बाद में जो आएगा वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज 3,20,000 का था तो जो 9,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस 3,20,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद में जो ये 12,80,000 आता है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। और नेट सेल्स है 16 लाख की। तो ऑपरेटिंग रेशो निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी अपने कैलकुलेट की थी 12,80,000 और नेट सेल्स है 16 लाख, तो 12,80,000 बटे 16 लाख इंटू 100 करने पर 80% जो आएगा वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होगा। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ज्ञात करने के बाद में जो नेक्स्ट रेशियो ज्ञात करना है वो स्कंद आवर्त अनुपात या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कहते हैं, अपॉन एवरेज स्टॉक होता है। और एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज होता है। तो ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख का और क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख के। तो जो टोटल 1 लाख प्लस 2 लाख करने पर 3 लाख आते हैं, जिसे 2 से डिवाइड करने पर 1,50,000 आता है, तो वो एवरेज स्टॉक होगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी हमने परिचालन अनुपात ज्ञात करते टाइम कैलकुलेट किया था, वो था 9,60,000 का। तो अब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था 9,60,000 और एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज होता है। तो 1 लाख प्लस 2 लाख बराबर 3 लाख बटे 2 करने पर 1,50,000 एवरेज स्टॉक होता है। तो 9,60,000 बटे 1,50,000 करने पर 6.40 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगा। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद में जो नेक्स्ट रेशियो ज्ञात करना है वो कुल संपत्तियों पर प्रत्यय ज्ञात करना है, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। तो रिटर्न ऑन टोटल असेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल असेट्स इंटू 100 होता है। तो टोटल असेट्स में करंट असेट्स व नॉन करंट असेट्स दोनों को शामिल किया जाता है। तो करंट असेट्स 6 लाख की थी और नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स 6 लाख की, तो इसका टोटल असेट्स 12 लाख की है और नेट प्रॉफिट है 3,45,000। जब हम टोटल असेट्स पर रिटर्न प्रत्यय की दर ज्ञात करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट लेगा उसमें नेट प्रॉफिट लेंगे उसमें गैर व्यापारिक लाभों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या स्थायी संपत्तियों को बेचने पर जो लाभ होता है वो है 25,000 जो कि गैर व्यापारिक लाभ है। तो 3,45,000 में से 25,000 को घटाने के बाद का जो प्रॉफिट होगा वो रिटर्न ऑन टोटल असेट्स ज्ञात करते समय दिया जाएगा। तो इसके लिए
3,45,000 माइनस जो ये 25,000 थे संपत्तियों को बेचने पर लाभ, इसको लेस करने पर 3,20,000 आते हैं। और टोटल शेयर्स है 12 लाख की, तो 3,20,000 बटे 12 लाख इंटू 100 करने पर जो 26.67% आएगा वो रिटर्न ऑन टोटल असेट्स होगा। अब रिटर्न ऑन टोटल असेट्स से ज्ञात करने के बाद में जो नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है वो स्वामियों के कोषों पर प्रत्यय या रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी ज्ञात करनी है, जिसे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स को नेटवर्थ भी कहते हैं। तो इसमें टैक्स दिया हुआ नहीं है, तो नेट प्रॉफिट हम 3,45,000 ही लेंगे। और शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस को शामिल किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख की और रिजर्व एंड सरप्लस है 5 लाख की। तो इसका जो टोटल है शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ हो जाएगी वो 10 लाख की होगी। तो शेयर होल्डर्स फंड देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल थी 5 लाख की और रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 3 लाख के थे और सरप्लस है 2 लाख के। तो 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख करने पर जो ये 10 लाख आता है वो शेयर होल्डर्स फंड या नेटवर्थ होगा। और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वह 3,45,000 का। तो 3,45,000 बटे 10 लाख इंटू 100 करने पर 34.50% आती है और रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है वो है देनदार वसूली अवधि या डेटर्स कलेक्शन पीरियड। देनदार वसूली अवधि को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ मंथ्स या डेज इन ए ईयर होता है। तो नेट क्रेडिट सेल्स, इसमें क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम टोटल सेल्स को ही क्रेडिट सेल्स मानेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या सेल्स है 16 लाख जिसे क्रेडिट सेल्स मानेंगे। और एवरेज रिसीवेबल्स में लेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स या जो क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है उसे ही एवरेज डेटर्स या रिसीवेबल्स मानेंगे। तो क्लोजिंग डेटर्स है 3 लाख के, तो 3 लाख बटे 16 लाख इंटू 365। हम ये डेटर्स कलेक्शन पीरियड को दिनों में ज्ञात कर रहे हैं। दिनों में ज्ञात करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। यदि इसको महीनों में ज्ञात किया जाए तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 लाख बटे 16 लाख इंटू 365 करने पर 68.44 डेज, जिसे 68 डेज कहेंगे। तो ये जो 68 डेज आएगा वो डेटर्स कलेक्शन पीरियड होगा। डेटर्स कलेक्शन पीरियड ज्ञात करने के बाद में नेक्स्ट हमें क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड ज्ञात करना है। क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज पेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ मंथ्स या डेज इन ईयर होता है। तो एवरेज पेबल्स दिया हुआ है वो है 2 लाख का। तो जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स या क्लोजिंग पेबल्स है उसे एवरेज मानेंगे। तो एवरेज पेबल्स हो जाएगा 2 लाख का। और नेट क्रेडिट परचेज में परचेज ऑफ इन्वेंट्री है 10,60,000 की। तो इसमें कैश या क्रेडिट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो सभी परचेज हम क्रेडिट या उधार में मानेंगे। तो एवरेज पेबल्स है 2 लाख का और क्रेडिट परचेज था 10,60,000 का। तो 2 लाख बटे 10,60,000 इंटू 365 करने पर 68.87 डेज या 69 डेज आता है, जो कि क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड होगा।